नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी थोड़े दिन किसी कारणवश व्यस्त रहने की वजह से मैंने आगे के भाग अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। शुरू करती हूँ धूल पौधों पर उपन्यास का अगला भाग। रीता मैम की तरह दूसरी अध्यापिकाओं के लिए भी यह कौतूहल का विषय है कि वह इतनी दूर नौकरी करने क्यों आई है, नौकरी ही क्यों कर रही है, अपने घर क्यों नहीं रहती। तरह तरह के टटोलने की कोशिश करती हैं, जबकि जानती हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही स्त्री स्वतंत्र हो सकती है। यह पहली पीढ़ी है, पर जैसे वे स्वतंत्र स्वयं रहना चाहती हैं, तो दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहिए। वह किसी को अपने घर आने के लिए उत्साहित नहीं करती, भ्रम बनाए रखती है कि शाम को पति घर पर होते हैं, पर दो धंस ही गए, रीता मैम और राहुल सर। मैम हेड हैं, अपना अधिकार समझती हैं। राहुल सर की मदद किराए का यह कमरा ढूंढने में लेनी पड़ी, क्योंकि कुछ काम आदमियों के सामने आए बगैर बनते ही नहीं हैं। अकेली लड़की से मकान मालिक तमाम तरह के सवाल करने की स्वतंत्रता पहले से ही हड़पे हुए हैं। कहाँ से आई हो, वहाँ कौन कौन है, यहाँ कौन है, पति किस कंपनी में काम करता है, क्या काम करता है, चलते चले जाएंगे। आदमी को तो एक जवाब में ठप कर देते हैं, फला स्कूल में काम करती है, स्कूल की प्रतिष्ठा सुनी ही होगी, किराया समय पर मिलेगा, बात खत्म। रीता मैम की तरह राहुल सर अधिकार जताते हुए घुस नहीं पाते, पुरुष हैं, पर कोशिश में हैं कि जब चाहें उसके यहाँ आकर बैठ सकें। दया भाव जगाकर भूमिका बांध चुके हैं। शादी बहुत पुरानी नहीं है, पर घरेलू जिंदगी अच्छी नहीं है। पत्नी महत्वाकांक्षी है, उसे उनकी यह फटीचरी टीचरी पसंद नहीं, इसलिए यहाँ लगकर नहीं रहती, आती जाती रहती है। चलेगी नहीं हमारी शादी। यहाँ अकेला रहता हूँ, अपना खाना आप बनाता हूँ। राहुल सर के बारे में, किसी के बारे में उसने कभी कुछ टटोलने की कोशिश नहीं की। सबके पास छिपाने को कुछ होता है, वह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। राहुल सर से खतरा है, हर पुरुष से होता है। जरा सी छूट दी कि अकेली रहती लड़की है, कठोर बनना पड़ता है, खुद को कसे रहना है। यह अपनी तरह का स्ट्रेन है। मानसिक रूप से रिलैक्स होने के लिए भी वह किसी पुरुष का सहारा नहीं ले सकती। लिया तो लड़की की दुनिया, खिड़की जरा सी खुली और फिर असुरक्षा ही असुरक्षा। पता नहीं कब कहाँ से क्या हो बैठे, इसलिए वह राहुल सर के साथ रेस्तरां में ही बैठी थी। पर एक बार वे कमरे में आ ही बैठे रहे कि उसके पति आ जाएं तो उनसे भी मिल लेंगे। वही रीता मैम के घर जाने का बहाना बनाकर निकल गई। राहुल सर की आंखों से झलकता है, उन्हें अकेली लड़की आकर्षित करती है। दूसरों को दोष क्यों दें, उसमें भी तो यहाँ आकर परिवर्तन आते जा रहे हैं। दूसरी लड़कियों को उसने पुरुष मित्रों के साथ पैंट कमीज में स्कूटर पर बैठे देखा है, तो वह भी अपने लिए जीन्स कमीज ले आई। ससुराल में पैंट पहनना मना था। विमाता के घर में पहले तो वह बच्ची ही रही, बड़ी हुई तो काम करने वाली बाई हो गई। पैंट पहनने की हसरत दबी की दबी रह गई। ससुराल में तो कभी भी इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। पैंट कमीज पहनकर राहुल सर के स्कूटर में पीछे बैठी तो लगा आज वह स्वतंत्र है, पुरुष के समकक्ष है, उड़ी जा रही है। ऐसी एक और ड्रेस लाने का मन है, वरना राहुल सर क्या सोचेंगे कि उसके पास यही एक पैंट कमीज है, बार बार पहनती है। राहुल सर के साथ रेस्तरां में बैठी है, उसके स्कूटर पर पीछे बैठती है। वे हम उम्र हैं, पर कभी उन्हें छूने की इच्छा नहीं होती जो प्रेम प्रकाश के लिए होती है। राहुल सर से वह उस तरह बातें भी नहीं करती जैसे प्रेम प्रकाश से करती थी। इस आदमी में गहराई नहीं, उल्टे एक छिछोरापन है। इसलिए उनके साथ इधर उधर के काम कर लेने के बदले में उसे थोड़ा
सहकर्मी का साथ दे देने वाला संबंध ही चल सकता है। राहुल सर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वह किसी तरह उन्हें याद दिला देती है कि वे दोनों एक स्कूल में काम करते हैं, वहाँ आदमी औरत में बहुत घनिष्ठता अच्छी नज़रों से नहीं देखी जाती, उन दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। सच के लिए बड़बोलेपन का आग्रह रखने वाली वह कैसे झूठ के पीछे दुबकने लगी है, पति के बारे में कैसे झूठ पर झूठ बोलती है। आज के ज़माने में कितनी औरतें होती हैं जिनकी पति से नहीं बनती, वे अलग रहने लगती हैं। सामान्य बात हो गई है यह। प्रेम प्रकाश ने ही शहर की एक ऐसी महिला का पता दिया था जिसका पति से तलाक हो चुका, यहाँ अकेली रहती है। उसके सहकर्मी दोस्त वगैरह कभी भी उसके यहाँ आते जाते हैं। वह उस महिला से मिलकर आई, गजब का आत्मविश्वास उसमें कि कोई उसके अकेले होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता। घर और बाहर उसके उठने बैठने में एक स्वाभिमानता है, कोई ग्रंथि नहीं, कोई चिंता नहीं कि कोई क्या सोचता है, उसके बारे में क्या राय बनाता है। उसने इसके पति के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। यह काफ़ी था कि वह इस स्कूल में नौकरी करती है। प्रेम प्रकाश का संदेश लेकर आई है। उसने आश्वस्त किया, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बेट खटके मुझे खबर दे देना। वही उसके पास संकोच बस दोबारा नहीं गई। लेकिन उस महिला की परिस्थिति में फ़र्क है, उसके बच्चा नहीं है, दूसरे वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण होता है वहाँ लोगों का। यहाँ इस स्कूल में दिखावा है, उन्हें दिखाना है बच्चों के अभिभावकों को कि वे चरित्र पर कितना जोर देते हैं। लुभाना है क्योंकि हर बच्चे का एडमिशन लाख 1.5 लाख का मामला होता है। पब्लिक स्कूल ठहरा। मैनेजर साहब और प्रिंसिपल मैडम दोनों ही यह कहने में नहीं थकते कि हमारी टीचर्स को आदर्श प्रस्तुत करना है, चरित्रवान होना है। कहते हैं कि टूटे या टूटने की तरफ जाते विवाह वाले अध्यापक अध्यापिकाएं गलत मिसाल होते हैं। हम ऐसे टीचर्स को नहीं रखते, जबकि राहुल सर और अंग्रेजी की अध्यापिका प्रमिला, जिसे स्कूल के मालिक के सोर्स से रखा गया है, उनके बारे में सभी जानते हैं। प्रमिला एलानिया कहती हैं कि वह और उसका पति इनकॉम्पिटेबल हैं, बेमेल हैं। सो व्हाट, यह हमारा प्राइवेट मामला है। प्रमिला के मुकाबले वह दब्बू है क्योंकि छोटे कस्बे की है। स्कूल के माहौल को देखते हुए उसने अपना घर वाला मामला दबा कर रखा। आगे बढ़ बढ़कर बताती है कि स्थायी होने पर अगले वर्ष अपने बच्चे का दाखिला इसी स्कूल में कराएगी। बच्चे की सच बात से पति वाला झूठ छिप जाता है। वह यह भी सोच रही थी कि अगले साल पूरा फ्लैट ले लेगी, बेडरूम में डबल बेड डाल देगी जिससे सबको लगे पति यहीं रहते हैं। बेडरूम में शालीनतावश लोग ताक झांक नहीं करते, पर फ्लैट का खर्च उसकी तनख्वाह भर से नहीं उठाया जा सकेगा। प्रेम प्रकाश की मदद लेनी होगी। इस मामले में वे हमेशा आश्वस्त करते रहते हैं, रुपए पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस कारण कोई तकलीफ नहीं उठाना। लेकिन बुनियादी या बेहद ज़रूरी चीज़ों के लिए उनसे मदद लेना एक बात है, फ्लैट इसे तो वे लग्जरी कहेंगे। पहली बार अपने घर से बाहर गई है। नए शहर की अजनबियत, एकाकीपन और घर से दूरी, शायद तीनों वजहों से वह फ़ोन पर लंबी बातें करती है। ज़्यादा गहरी भावनाएं छलक छलक पड़ती हैं। मैं उनमें लिपटा हुआ काफ़ी दूर चला जाता हूँ। उसके लिए प्यार उमड़ने लगता है। यह विश्वास जमने लगता है कि प्यार में उम्र कुछ नहीं होती, पर मुझे सोच लेना चाहिए थमकर। वह कहती है, आप सोचते बहुत हो, सोचने वाले कहीं नहीं पहुँचते। करीब करीब दीवानगी में वह मुझसे चिपक गई है। वह सही हो सकती है कि सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं, सोचते सोचते उन विरल अनुभूतियों को जीवन जिन्हें अपनी झोली में लिए सामने खड़ा होता है उन्हें गवा बैठते हैं। सोचना हमें यथास्थिति को बदलने से विमुख करता है, यहाँ तक कि कायर बना देता है। शुरू में मैं भी उसकी तरफ से खिंचा जैसे दीवाना हो गया था, लेकिन ज्यों ज्यों उसे और उसके बारे में जानता गया,
मेरा उसके बारे में सोचना बढ़ता गया, गहरा होता चला गया। दीवानगी की धुंध छट गई। वह एक शरीर नहीं, एक व्यक्ति, एक जीव के रूप में मेरे मन में उतरती गई। मैं उसके, अपने और हम दोनों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। सोचना बंद होता है क्या किसी का? कम से कम मेरा तो नहीं हो सकता। अगर वह उस तरह की बनी है तो मैं इस तरह का। चाहूँ भी तो सोचना बंद नहीं होगा। मुश्किल है कि सोचना शुरू नहीं हो पाता और जीवन आगे बढ़ चुका होता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, फिर सोचना उसके पीछे पीछे चलता है, लंगड़ाता हुआ। मेरी करुणा उस तक प्यार की तरह पहुंची। करुणा रही होगी शुरू में, आगे चलकर वह प्यार ही हो गया था। उम्र के फासले को पाटने के लिए मैं उसे करुणा मानता रहा, अपने को भ्रम दिए रहा, जैसे कितनी और चीज़ों में करता हूँ। लेकिन प्रेम तो यह है, उसके बिना इतनी गहराई से दूसरों की तकलीफ़ों, दुखों में उतरना नहीं हो सकता। उसने नीचे की इस असलियत हमारे प्रेम को झट से देख लिया, पकड़ लिया। उम्र बुम्र के जालों को फाड़कर उसे कोमल स्पर्श मिला तो उसमें जीने की इच्छा पैदा हुई, जिजीप्सा। और जो चीज़ें मुझे तुम में जिजीप्सा भर दें वह गलत कैसे हो सकती हैं? मैंने सोचा था कि उसके पंखों के नीचे जो घाव हैं, मेरे स्पर्श से जब वे ठीक हो जाएंगे तो वह उड़ सकेगी। अब जब मैं उससे कहता हूँ कि वह अपने बल पर एक नए शहर में है, मेरी घायल चिड़िया स्वस्थ हो रही है, जल्दी ही आसमान में उड़ जाएगी, तो वह कहती है उसे नहीं होना ठीक, वह घायल ही रहना चाहती है, इसी घोंसले में दुबके रहना चाहती है। वह मुझसे कम उम्र, कम सोच वाली है, पर उसमें हिम्मत मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं परिस्थितियों को देख वैसे ही नज़रें झुका लेता हूँ जैसे बाड़े में कैद कोई जानवर बाढ़ को देखकर मुंह लटका लेता है। दूसरी तरफ यह भी है कि खोने को मेरे पास बहुत है, उसके पास कुछ नहीं। मैं बहुत आगे का सोच लेता हूँ, वह 2 कदम आगे का नहीं सोचती। वह कहती है कि हमारे संबंध से अगर किसी को दुख पहुँचता है उसका क्यों सोचा जाए? किसी ने कभी ठहर कर सोचा कि उसे क्या दुख पहुँच रहा है? किसी न किसी को तो दुख पहुँचेगा ही, बिना उनके कोई खुशी कहाँ मिलती? अगर दूसरे के अंदर जीवात्मा है तो तुम्हारे अंदर भी तो है, उसे क्यों मारते हो अपने लिए? जीना हमेशा स्वार्थ नहीं होता, खुशी पाने का यही रास्ता है। लेकिन खुशी जैसी चीज़ कभी मिलती है क्या? मिलती है तो कितनी कम देर के लिए। हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय रहें तो यह बिल्कुल हो सकता है कि एक दूसरे से उकताने लगें। क्या ऐसी प्यास बनी ही रहेगी आगे जाकर? यह सवाल भी उठ सकता है कि उसके, मेरे परिवारों के दुखों की नींव पर जो महल हमने अपने लिए खड़ा किया वह क्या इस लायक था? वॉज इट वर्थ इट? कितने उपन्यासों में ऐसी स्थिति आई है। उसके इस कहने से मैं दम है कि वह हार्ड मास की एक औरत है जो आज की दुनिया में, आज की तारीख में है, पहले कभी नहीं हुई। उसे किसी किताब के चौखटे में फिट नहीं किया जा सकता, पर किताबों के उदाहरणों को सामने न रखें तो कैसे कयास लगा सकते हैं कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। उसका कहना है कि यह तभी जाना जा सकता है जब वह हो चुका होगा, जब हम उसी जी चुके होंगे। हम क्यों यह मानकर चलें कि विरक्ति ही पैदा होगी, आसक्ति बढ़ती चली जाए? यह भी हो सकता है उसकी मान्यता है कि प्रेम में उतार चढ़ाव होता ही नहीं, सच्चा प्रेम तो प्रकट ही ऊंचे स्तर पर होता है, वही बना रहता है, अपने आलोक से नए नए कोण खोलता हुआ। हम गिरने लगें तो हमें उठाता हुआ, हम में छड़ जीवन भरता हुआ। प्रेम की तीव्रता और गहराई वही रहते हैं, उनका प्रकटीकरण बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा तो पूरा गोल है, घटता बढ़ता तो वह दिखता भर है। अजीब कि जीवन में मेरे साथ उतना बुरा नहीं हुआ, पर मैं यही सोचा करता हूँ
कि हर चीज खत्म होती होगी। यहाँ कोई चीज बने रहने को नहीं आई। पटाखे वाली चमक, क्षण की फिर फुस। उसके साथ इतना भयानक हुआ, पर वह यह सोच लेती है कि हमारा संबंध कभी खत्म नहीं होगा। सपने देखने वाली रोमांटिक लड़की इसीलिए चोट पर चोट खाती है। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए उसे तार्किक ढंग से सोचने वाला बनाना चाहता हूँ। दूसरे समाजों की तुलना में मुझे भारतीय समाज बहुत आक्रामक और क्रूर नजर आता है। जीवात्मा परमात्मा की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद हमारे यहाँ मनुष्य की कोई इज्जत नहीं। विदेशों में यह आम मान्यता है कि यह जो जीवन है जब तक है वही है, इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य को जीवन या संबंधों के मामले में हर तरह की स्वतंत्रता मिलना चाहिए और आसानी से। हमारे यहाँ इस जन्म बलि चढ़ो जिससे जन्म जन्मांतर बने। जन्मांतर का पता नहीं, तुम जरूर जन्म जन्मांतर खटकते रहोगे। वहाँ सिर्फ व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ जाल, माँ बाप, भाई बहन, पुत्री पुत्र, बेटा बहू, नाती पोतों, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ये सब बर्तन खड़खड़ा कर बज उठते हैं। जहाँ व्यक्ति ने कुछ किया, जो कुछ आपने पूरे जीवन में अर्जित किया, वह एक इस छोटी सी ईमानदारी स्वीकृति में भी ध्वस्त के जीवन में इस मुकाम पर आप फलां के साथ रहना चाहते हैं। जब से यह ससुराल छोड़कर गई, निशा की आवाजाही वहां बढ़ गई थी। युवा गुरु के माँ बाप उसे और निशा को पूरी स्वतंत्रता देते थे। उनके लिए अच्छा ही था कि एक बहू गई, उसकी जगह बहू जैसी दूसरी आ गई। भले ही अनौपचारिक रूप से आड़ में कम समय के लिए, पर वह वहां होती तो थी, जितनी देर को सही। वे स्वयं दिन भर टीवी के सामने पड़े रहते। सुबह की पूजा और शाम की आरती के समय ही मंदिर जाते। उनका बुनियादी लक्ष्य एक ही था, बेटा खुश रहे जैसे भी, क्योंकि इकलौता था और असली बहू उसे कितना अतृप्त रखती है यह वे जान चुके थे। युवा गुरु और निशा एक दूसरे तीसरे दिन मिलते। निशा कभी कभी शाम को भी आ जाती। अब मंदिर न जाकर सीधा घर आती और वहीं से गुरु को मोबाइल पर फोन करती। गुरु आ जाता और वे ऊपर उसी कमरे में बैठते जहां कभी उसकी पत्नी होती थी। बेटा स्कूल गया होता था तो उन्हें मनचाहा एकांत मिल जाता। वह हुआ तो निशा मंदिर चली जाती। कभी निशा आकर सीधा रसोई घर में घुस जाती। जो मन किया बनाती, अपने लिए, युवा गुरु के लिए, उसके माँ बाप को भी खिला देती। घर में वह इस तरह चलती फिरती जैसे वही मालकिन हो। माँ बाप से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। युवा गुरु के माँ बाप को यह अच्छा लगता था जैसे नई नई बहू आने पर लगता है। लेकिन कुछ समय बाद तनाव में उन दोनों के एकांत में दस्तक देना शुरू कर दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।